हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। अभी तक हमने इलस्ट्रेशन वगैरह कर लिए, 5 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। आप जाके चैनल पर देख सकते हो। यहाँ पर चैनल पर जाना, यहाँ पर आप क्या करना, यहाँ पर जैसे है ना वीडियोस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में FM 0 to 50 वाली खोलना और यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। FM आपका लगभग 28 to 29 आवर्स में लगभग 6 चैप्टर होने आ जाएंगे। ठीक है, मतलब हमारा टारगेट है कि 40 आवर्स 45 आवर्स में पूरा FM कंप्लीट कर दे। ओके सर, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। ये आपका TY के या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ओवरऑल ठीक है, तो इसके लिए आप QB रेफर कर सकते हो। बस इलस्ट्रेशन में थोड़ा ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट के इलस्ट्रेशन थोड़े ऐसे ही थे कि मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आने वाले, जैसे प्रॉपर नहीं थे। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, वैसे क्वेश्चन नहीं थे वो थोड़े समझाने के पर्पज से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, ऐसे एग्जाम में एग्जैक्ट डिटो दिख सकते हैं। ठीक है, ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फॉलोइंग डेटा हैज बीन अवेलेबल। एनुअल कैश फ्लो से 1 लाख, मतलब हर साल इनफ्लो कितना होगा, 1 लाख रुपए का। यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 ईयर्स है। फिर क्या बोल रहा है, सेल्वेज वैल्यू है 0। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है बताओ जरा। IRR, ये वो रिटर्न होती है जब PV ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल्स टू PV ऑफ कैश आउटफ्लोज, मतलब यहाँ पर NPV 0 होती है ना। ठीक है सर, ये तो इतना तो आता है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मैंने रिवाइज करा दिया। ठीक है, ओके जी। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, 1.064। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, PV ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन PV ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, ये 1 से ज़्यादा हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, 1 से कम हो तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बता दो, मतलब PV ऑफ कैश आउटफ्लो बता दो, कितना कैश अपने को लग रहा है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दो, है ना। ठीक है सर, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV बता दो, पेबैक पीरियड बता दो। 4 चीज़ें बोली। देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा डेटा। ठीक है, तो ऐसे डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, ओके सर। अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या मांगा इसने, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आप मुझे एक बात बताओ, आपको 1 लाख दे दिया इनफ्लो, 4 साल पीरियड बता दिया, और 12% आपको क्या बता दिया, रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप समझ लो कि अगर इसी 1 लाख को मैं 4 बार डिस्काउंटिंग करूंगा 4 साल से, ठीक है, तो जो मेरा फिगर आएगा वो मेरा क्या होगा, PV ऑफ कैश इनफ्लोज। और जब IRR कौन सी रेट है, जब अपना PV ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू PV ऑफ कैश आउटफ्लो। मतलब आप मुझे बताओ, अपन PV ऑफ कैश इनफ्लो निकाल देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो क्या हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैश आउटफ्लो आ जाएगा क्या। है ना, इजी है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पर लिखो 1 लाख, यहाँ लिखो इनफ्लो, यहाँ लिखो PV एन्युटी फैक्टर, PVF लिखना पड़ेगा, ये सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, @ 12%, क्योंकि IRR वाला लेंगे। फिर क्या लिखो, फिर आप लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, हाँ सर इतना तो हमें आता है। ओके, आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब लिख दो 4 ईयर्स तक 1 लाख 1 लाख 1 लाख, और एक और बार क्या आएगा, 1 लाख। ठीक है, अब देखो PV @ 12% यहाँ पर गिवन है, तो ये वाला फिगर उठा लो, तो बताओ 0.893 हो गया, हाँ सर हो गया। फिर क्या हो रहा है, 0.797, 0.797, फिर 0.712, हाँ सर, और एक और क्या है हमारा 0.636। ठीक है, आगे समझ में इतना, हाँ सर आ गया। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर लिखो और टोटल मुझे बताओ, मतलब मैं भी लिख रहा हूँ आपके साथ, आप भी लिखते चलो। 89,300, 79,700, 71,200, 63,600, टोटल कर लीजिए, मुझे बता दीजिए। 303 800। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 8 IRR, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मतलब ये हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आंसर में आ गया क्या। यस सर, बिल्कुल इजी था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है,
दूसरा क्या पूछा, ये हमने कर लिया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। फिर पूछा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब एग्जैक्ट जैसे ये तो आईआरआर हो गई, पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो अलग होगी ना, मतलब यहाँ तो कम होगा या ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे रखा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा है, मतलब जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज़्यादा क्या, उससे कम आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। कम क्यों होगी सर, क्योंकि ये जो है ये 1 से ज़्यादा है, मतलब कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन कैश आउटफ्लो, राइट? यस सर। है ना, क्योंकि वरना ये 1 से कम होता। ये तो बेसिक चीज़ें अपने को समझ में आ रही है सर, इतनी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ देखना, यहाँ आपको करना है, सीधा लिखो क्या, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। हाँ हाँ बोलो बोलो। अपन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, पीवी जनरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी 0th ईयर में पेमेंट होते हैं और बाद में भी होते हैं, तो इसलिए हमेशा पीवी लिखना है यहाँ पर। ठीक है, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ ये है 1 पॉइंट कितना था, 1.064, और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो ऐसा कैसे ही रह जाएगा, आउटफ्लो आपका फिक्स है ये वाला अमाउंट 3,03,000 वाला। ठीक है, तो इनफ्लो को ऐसा का ऐसा ही रहने दो, यहाँ पर लिख दो 3,03,800 रुपये। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको इधर भेज देंगे, तो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो क्या आ जाएगा बताना जरा, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो क्या आ जाएगा सर, 3 लाख 243। 3 क्या बोला, हाँ, आगे बोलना, 323423 323243। 243। ओके, ये हमारा क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो आएगा, सॉरी मैंने आउटफ्लो लिख दिया, इनफ्लो आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, हाँ सर आ गया समझ में, 1 नंबर। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, ओके, अब देखना आपका इसका आंसर आ गया। हाँ सर आ गया आपका, इसका आंसर आ गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ी पता चली अभी, चलो ठीक है देख लेंगे। एनपीवी वो भी पता नहीं चली, एनपीवी पता चल जाएगी क्या, आपका इनफ्लो आ गया ये, आपका आउटफ्लो है ये, तो एनपीवी बता दो मुझे फटाक से। 323,243 माइनस 303,800, क्या आ रहा है आंसर, 19443। 1 मिनट, 19443, तो आपका एनपीवी भी आ गया, बहुत शानदार। अब आपको क्या पूछा है देखना, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पूछी है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप एक चीज़ देखना, अपने को टोटल का आंसर ये चाहिए, मतलब ये जो है ना, ये चारों का टोटल हमने जो लगाया ना, इसका आंसर हमें क्या चाहिए, 323,243 चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करो, इससे डिवाइड करके देख लो सर, है ना, किससे डिवाइड करके देखें, आप यहाँ पर अलग अलग एन्युटी फैक्टर गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करो, इन चारों का टोटल लगाओ उससे डिवाइड कर लो, इन चारों का टोटल लगाओ उससे डिवाइड कर लो, इन चारों का टोटल लगाओ उससे डिवाइड कर लो, जिससे 1 लाख आंसर आ जाए वो आपका सही आंसर हो गया। 9% से करके देख लो एक बार, 0.917 प्लस 0.842 प्लस 0.772 प्लस 0.708, ये अपना एग्जैक्ट आ रहा है 323,900 आ रहा है। इसमें क्या है 323, हाँ मतलब इसके आसपास ही है, अप्रोक्सीमेशन का रहेगा वो तो। ठीक है, मतलब आप क्या बोल सकते हो, 9% इज अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप दो तरीके से कर सकते थे, एक तरीका क्या था, इसका आंसर क्या था, या तो 1 लाख, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पर एनम है, तो इससे एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3,23,900। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या था, कि आपका जो भी कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो जो भी है 3,243 था, राइट, डिवाइड में क्या करो एन्युटी फैक्टर 3.239, तो अप्रोक्सीमेटली ये 1 लाख पर एनम आना चाहिए, करके देखो, 243 डिवाइडेड बाय 99,797 आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली बराबर ही आ रहा है। आई समझ में कहानी, पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, नो सर। है ना?
ओके, फिर अब पे बैक पीरियड पूछ रहा है। पे बैक पीरियड में हम क्या करते हैं सर, पे बैक पीरियड में ये जितनी भी कैलकुलेशन होती है ना, अब अपने को नए सिरे से पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये तो 3,03,000 तक का ही था ना, अपने को तो 3,23 तक पहुंचाना है। तो अपन यहाँ फिर से करो एक बार, क्या लिखोगे ईयर, फिर क्या लिखोगे एनुअल इनफ्लो, कैश है ना, हाँ कैश फ्लो लिख दोगे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे PVF @9%, फिर क्या लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, ठीक है। ये लिखो एक बार, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख एंड अगेन 1 लाख, ठीक है। हाँ सर लिख दिया। अब 9% का आप यहाँ से देख के मुझे एक बार बोल देना, ठीक है, मैं उधर चलूँ। हाँ ओके, आपके पास बुक है ना, बुक ओपन है। यस सर। ओके, 0.917 और क्या था बताना जरा। 0.842 0.842, 0.772 772, एक और 0.708 708। अब इसको यहाँ पर लिखोगे तो आपका टोटल क्या आना चाहिए, टोटल आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 323,900 समथिंग आना चाहिए। एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 91,700, यस, 84,200, 77,200, 7,800, 91,700 प्लस 84,200 प्लस 77,200 प्लस 7,800, ठीक है। हाँ सर आ रहा है। ओके, अब एक चीज समझना यहाँ पर, है ना, ये तो आपका टोटल आ गया, लेकिन पे बैक पीरियड किसको बोलते हैं कि आप यहाँ पर ऐड करते जाओ। यहाँ पर ये क्या 3,03,000 के बराबर हो रहा है क्या? पे बैक पीरियड में क्या होता है कि अपन ने कितना पैसा लगाया वो कितने सालों में रिकवर होगा। फर्स्ट ईयर में 3,03,000 हो रहा है क्या? नहीं। सेकेंड ईयर में हो रहा है क्या? नहीं। थर्ड ईयर में हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन फोर्थ ईयर में हो रहा है क्या? हाँ सर, फोर्थ ईयर में हो जाएगा। मतलब आप ये समझ लो कि आपके पे बैक पीरियड जो है ना, यहाँ पर देखो पे बैक पीरियड में आप क्या करोगे, इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स तो आप लिख दोगे, क्योंकि 3 साल तो ये आ गए, इन तीनों का टोटल करोगे 3 लाख से कम आएगा। ये मैंने कर लिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, दिखा देता हूँ। 91,700 प्लस 84,200 प्लस 77,200, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो राइट, क्यूमुलेटिव करते हैं, मतलब यहाँ पर 91 लिख दो, यहाँ पर फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दो, ऐसे करके, ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो। तो अभी क्या आ रहा है, 253,100 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 253,100। तो आप मुझे बताओ, आप एनपीवी में करते हो ना, आईआरआर में वैसे ही करना है। नीचे तो ये टोटल आ जाएगा आपका, है ना, तो 7,800 आ जाएगा। अब 253 में से आप माइनस करो 3,03,000, कितना था ये 800, 3,03,800 माइनस करो, ठीक है सर, कर दो 3,03,800 माइनस, कितना आ रहा है 50,700, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 50,700 डिवाइडेड बाय 7,800, तो कितना आ गया 7.716 इंटू 12 मंथ्स कर दो। 12 मंथ्स क्यों कर रहे हैं सर, 12 मंथ्स क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो 8.59 आ रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं 3 ईयर्स एंड 8.5 मंथ्स, राइट। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, यहाँ पर रुको, पे बैक पीरियड इन्होंने कुछ अलग किया है, एक बार देख लो। एनपीवी तो अपनी ठीक आ गई ना उसके आसपास, 1944, ये कितनी थी, मैंने लास्ट का डिजिट लिखा नहीं, 1 मिनट रुको मैं लिख देता हूँ, -303,800, 443 थी। एनपीवी तो अपनी ओके आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब पे बैक पीरियड में क्या इशू आ रहा है, पे बैक पीरियड में ये इशू आ रहा है कि 3,03,000 ये कैश आउटफ्लो है ना, और डिवाइड बाय 1 लाख कैश इनफ्लो, ये कहीं ना कहीं गलत तरीका है लिखने का। हमने पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यहाँ पर मैं इसको दूंगा एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या होती है? सर हमने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाला है, उसमें सिर्फ पेबैक पीरियड है। ओके ओके, हाँ ठीक है, चलो, कहीं कहीं पर आईसीआई ने क्या किया है,
डिस्काउंटेड पेबैक लिया है, कहीं कहीं के पर पेबैक लिया है। तो हम देखो अभी यहाँ पर इन्होंने सिंपल पेबैक लिया है, कहीं मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा डिस्काउंटेड पेबैक भी लिया है, तो उस पर क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लैरिटी होगी तो बढ़िया, वरना सीधा इन्होंने जो लिखा है वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप डिस्काउंटेड पेबैक ये ना लेके आप क्या करो, ये वाला एक बार को हटा दो। आप क्या करो, आप सीधा यहाँ पर कैश आउटफ्लो आपको पर एनम का दे रखा है ना, तो आपका 3 इयर्स में रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि 3,03,000 रुपये आपको देने हैं, मतलब कितने इनिशियल 0 ईयर पे, लेकिन 1 लाख रुपीज़ आपको पर एनम आएगा। ठीक है, तो ये अपना ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये सही फॉर्मूला है फिर, ठीक है ना। ये एम्बिग्विटी पर, यहाँ पर एम्बिग्विटी में हटा रहा हूँ, पर यहाँ पर कभी कभी आईसीआई ने डिस्काउंटेड यूज़ किया है, कभी कभी नॉर्मल यूज़ किया है, उस पर क्लैरिटी नहीं दी है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? इसको टिक कर दे अपन। क्वेश्चन इजी था, समझने लायक था, पर 4 अपने कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गए और चारों कॉन्सेप्ट अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 49 स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, 5 मिनट लगे तो लगे, क्वेश्चन अच्छे समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझना स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं, लेकवुड लिमिटेड वांट्स टू रिप्लेस इट्स ओल्ड मशीन। देखो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन का बहुत हाई चांस है कि एग्जाम में आ सकता है। पिछले 3 अटेम्प्ट में अगर देखेंगे तो हमारा सितंबर 25, जन 26 और उसके अलावा मई 26। तो मई का मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन आया था, लेकिन उसके पहले के 3 अटेम्प्ट अगर देखेंगे, मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26। मई 25 में कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, और अपना सितंबर 25 में, सितंबर 25 में रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आया था, और जनवरी में फिर से कोई दूसरा क्वेश्चन आया था। तो मई में एक बार देख लेना, वरना जनवरी में आया था रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट जनवरी में आया था क्या? आई थिंक आया था जनवरी हाँ, में। एक बार मई का पेपर देख लेना। मई का पेपर अगर अभी खोलो तो एक बार देख लेना, अगर मई में नहीं आया हो तो बहुत हाई चांस है कि रिप्लेसमेंट इस बार में आ सकता है। ठीक है, ओके, अब लेकवुड लिमिटेड वांट्स टू रिप्लेस इट्स ओल्ड मशीन विद अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन, मतलब पुरानी मशीन हटा के नई मशीन लेके आने वाला है। मॉडल ए एंड बी आर अवेलेबल एट सेम कॉस्ट ऑफ 5 लाख ईच, मतलब मॉडल ए और बी दो मॉडल अवेलेबल है 5 लाख रुपए के। ठीक है, सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन कितनी होगी? 1 लाख, मतलब सेविंग हो रही है 1 लाख की, उसको बेचेंगे तो नहीं ले लेंगे। ठीक है, यूटिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड इफ द कंपनी परचेजेस मॉडल ए। अगर मॉडल ए परचेज करते हैं तो इस वाले जो मशीन में जो चीज़ें हमने यूज़ की थी, यूटिलिटीज़ थी, मतलब नट बोल्ट या कुछ भी जो उसके सामान थे पुरानी मशीन के, वो नई मशीन में भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी जो है 1 लाख होगी, मतलब अगर बी खरीदोगे तो 1 लाख आपको यूटिलिटीज़ का सामान लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मॉडल ए खरीदोगे तो आपको सामान की कॉस्ट नहीं लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पुराने वाले सामान यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इफ़ द कंपनी परचेज बी ऑल एग्जिस्टिंग यूटिलिटी विल हैव टू बी रिप्लेस्ड कॉस्टिंग 2 lakhs। अच्छा, मतलब नई मशीन लाओगे तो 2 लाख रुपए का यूटिलिटी का खर्चा देना पड़ेगा, लेकिन सर ये 1 लाख क्या था? ये 1 लाख क्या था मुझे बताओ जरा। ये 1 लाख ऐसा था कि अगर मान लो आप मॉडल ए लेते हो तो आप वो वाली यूटिलिटीज़ यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको 1 लाख में ही पड़ता, मतलब कुल मिला के मॉडल ए में 1 लाख का खर्चा, मॉडल 2 में, मॉडल बी में कितना खर्चा? 2 लाख का। ठीक है, फिर बोला कंपनी बी हो गया, सल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटी क्या होगा? 0.2 लैक्स, 0.2 लैक्स ही होगा सिर्फ, मतलब 20,000 रुपये मिलने वाले हैं किसके? सेल्वेज वैल्यू यूटिलिटी के। ठीक है, सेल्वेज वैल्यू का मीनिंग पता है, मतलब आप अगर बेचते हो आज के टाइम पर तो कितना पैसा रिटर्न होगा, कितना पैसा रिकवर होगा। ठीक है, ओके, कैश फ्लोज दे दिए, 1 लाख शुरू में आएंगे, फिर 1,50 आएंगे, फिर 1,80, फिर 2, फिर 1,70, और लास्ट में सेल्वेज वैल्यू होगी 50,000 की। ठीक है, अब ये देखो, ये मॉडल ए में था, ये मॉडल बी में क्या है? 2, 210, 180, 170, 40 और 60। आप देखो एक बार, मॉडल बी में ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्या? मॉडल बी में थोड़ा कैश फ्लो ज़्यादा दिख रहा है ना, तो मॉडल बी में ज़्यादा दिख रहा है तो मॉडल बी पे सर यूटिलिटीज़ का भी खर्चा ज़्यादा आएगा, वो मत भूलना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पीवीएफ दे रखा है आपको 15% पर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है बताओ ज़रा। क्वेश्चन ने बोला है टारगेटेड रिटर्न होगा 15%। ठीक है, आपको क्या कंप्यूट करना है? 2 मशीन सेपरेटली अगर लाए तो उनकी एनपीवी बताओ, डिस्काउंट पेबैक बताओ, डिजायरेबिलिटी फैक्टर। सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर। ये हुई ना बात, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो ये ऐसा एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है,
फिर क्या बोला, स्टेट विच ऑफ द मशीन इज टू बी सेलेक्टेड, जिसमें कम खर्चा आएगा या जिसकी एनपीवी ज़्यादा आएगी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, कोई डाउट? सर मई 26 में ऐसा क्वेश्चन आया है। कैसा, फोटो भेज रहे हो क्या मुझे? हाँ मैं भेजती हूँ। ओके, कैसा, ये जो क्वेश्चन अभी पढ़ रहे ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ इसी काइंड का आया है। एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है, दो मशीन है एम और एन। हाँ हाँ, एक मिनट। ओके, हाँ ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 7 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे। ठीक है, ये डिपेंडेंसी मैनुअल वर्कफोर्स से ऑटोमेटेड पे जा रहे हैं, दो मशीन का कॉस्ट वगैरह दे दी, सेविंग दे दी, हाँ ठीक है, ओके समझ गया। ऐसे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, है ना, तो अपन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। इन्वेस्टमेंट को अपने को फोड़ना है, पूरे पूरे मार्क्स लेके निकलना है। ठीक है, अपना टारगेट है इस बार का एफएमएसएम भी एग्जाम्ट हो, कोस्टिंग भी एग्जाम्ट हो, और ऑडिट भगवान करे एग्जाम्ट हो जाए, पर ऑडिट के कोई भरोसे नहीं होते। ठीक है, पर अपने को पढ़ना है, ऐसा मतलब नहीं कि भरोसे नहीं होता तो अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ो पूरे, लेकिन ऑडिट में मार्क्स कितने मिले हो किसी को नहीं पता। ठीक है, सबसे पहले ये देखना, क्या कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है। कैश आउटफ्लो बोले तो कि आपका खर्चा कितना होगा ईयर 0 पर। सर आप अगर 5 लाख की मशीन लोगे, दोनों 5 लाख की है, ठीक है, कॉस्ट 5 लाख की आ गई। यूटिलिटीज़ इसमें 1 लाख की लेनी पड़ेगी, इसमें 2 लाख की मैंने आपको समझा दिया था, क्यों, क्योंकि ए की पुरानी यूटिलिटीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं ए मशीन में, लेकिन बी में पुरानी यूटिलिटीज़ यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा क्या, सेल्वेज वैल्यू, ओल्ड मशीन की 1 लाख की, ये देखो दोनों में 1 लाख सेम रहेगा वो तो, लेकिन यहाँ पर ये जो ओल्ड यूटिलिटीज़ है ये 20,000 में बिक जाएगी, क्यों, क्योंकि बी के लिए नई यूटिलिटीज़ लगती है, ए वाले वो यूटिलिटीज़ यूज़ कर लेंगे तो अपने को सिर्फ 1 लाख रुपए का बच जाएगा। आप ये देखो, यहाँ पर आपका खर्चा 1 लाख आया, यहाँ पर खर्चा आया 2 लाख। ठीक है, नेट यहाँ पर 20,000 यूटिलिटी बेच भी तो दी, तो कुल मिला के ए में खर्चा आया 1 लाख का, और बी में खर्चा कितना आया बताओ जरा। नहीं, सिर्फ मैं यूटिलिटीज़ का पूछ रहा हूँ। तो 2 लाख में से 20,000 का हमने सेल आउट कर दिया, तो हमको खर्चा सिर्फ 180 का है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ओके। फिर क्या, अब देखो फाइनल देखो, यहाँ पर ये सेल्वेज थी, ओल्ड मशीन बिक गई, तो 1 से 1 कट गया तो 5 बचा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना बचा, 180 में से 1 गया तो 80 बचा, तो 580। समझ में आ गया दोनों की कॉस्ट? है ना, इजी था, मैंने आपको फिर भी रब कर दिया है, तो कुछ देखने में कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ओके सर। अब एक और चीज़, आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप इनफ्लोज लिखोगे। इनफ्लोज कैसे सर, इनफ्लो आपके यहाँ पर टेबल में दिए हुए थे, ये वाले, ये इनफ्लोज आप लिख दोगे। ठीक है, तो आपने शुरू में यहाँ पर आउटफ्लो कितना हुआ, शुरू में यहाँ पर आउटफ्लो 5 लाख का मशीन ए में हुआ, और 580 का मशीन बी में हुआ, लेकिन आपका ये जो इनफ्लो है हम यहाँ पर ये लिखेंगे, और यहाँ पर PVF लगाएंगे। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 15%। 15% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा टोटल आएगा 5,42,000, और उसमें से हम कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे तो NPV बचेगी हमारी 42,580 रुपीज़। ये कैलकुलेशन कराने की अपने को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को इतना तो समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है। फिर भी आपको हर क्वेश्चन लिख के देखना है, वंशिता आपके लिए स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, बाकी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो, मशीन बी में सेम इनफ्लोज लिख दिए, फिर क्या हुआ, टोटल किया तो 5,18,000 कितना आया, 5,18,000 नहीं आया, 580 प्लस 18,140 आपका आया 5,98,000 का PV ऑफ कैश इनफ्लो आया। उसमें से 580 लेस किया तो आपका क्या बचा, आपका बचा 18,000। तो आप मुझे बताओ कौन सी मशीन जो है वो खरीदनी चाहिए। पहली बात तो बताओ, दोनों मशीन ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, है ना, दोनों में पॉजिटिव NPV है, पॉजिटिव NPV हो तो मशीन ले सकते हो।
अब यहाँ पर मशीन ए फेवरेबल दिख रही है क्योंकि इसकी एनपीवी हायर देन मशीन बी है, ठीक है। ओके सर, आ गया समझ में। एनपीवी निकाल दी, हाँ सर एनपीवी निकाल दी। एनपीवी ऑफ बोथ वैल्यू बोथ मशीन इज पॉजिटिव एंड बोथ आर एक्सेप्टेबल। ओके, अब डिस्काउंटेड पेबैक बता दो। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को डिस्काउंट करना ही है, साफ साफ लिखा है। कभी नहीं लिखा होता है तब कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब डिस्काउंटेड पेबैक यहाँ पर बताओ कितना आ रहा है। सर मशीन ए में अब यहाँ पर ये वाले इन्फ्लोज लेने हैं। क्यों सर ये वाले क्यों लिए? क्योंकि डिस्काउंटेड बोला है। डिस्काउंटेड नहीं बोलता तो अपने को कौन से वाले लेने थे? ये वाले, राइट। समझ में आ रहा है? वरना रुको मैं एक बार और मार्क कर देता हूँ। समझ गए ना? डिस्काउंटेड बोले तो आपको ये वाले लेने, और अनडिस्काउंटेड बोले मतलब नॉर्मल तो ये वाले लेने, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लिखे इसका क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल दो। क्यूमुलेटिव कैसे निकालोगे? 87 का 87, फिर यहाँ पर इसमें 87 प्लस कर दो, तो कितना आ रहा है टोटल? 2,04,000। फिर यहाँ पर इसमें 2,04,000 प्लस कर दो, तो कितना आ रहा है आपका टोटल? 3,18,000। फिर ऐसे ही प्लस करते जाओगे तो यहाँ तक तो क्या फोर्थ ईयर तक 5 लाख हुआ क्या? सर नहीं हुआ, तो मतलब 4 साल तो आपके हो गए। फिर उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद आपको ऐसे बनाना है। कैसे बनाना है? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज इक्वल्स टू क्या लिखना है? 4 ईयर्स प्लस क्या करोगे? नीचे आ जाएगा जो भी ये वाला फिगर है, टोटल जो भी नेट हो रहा है 1,09,340। ऊपर क्या आएगा बताओ मुझे जरा। 5 लाख माइनस हाँ 433,240। 5 लाख माइनस 433,240, करेक्ट। तो आ जाएगा 66,760। ओके, करो इसको 109,340 इंटू 12, 4 ईयर्स 7 मंथ्स आ रहा है। पॉइंट अवॉइड करना है इसमें। पॉइंट लिख दो आप तो, सबसे बढ़िया, दिमाग नहीं लगाना। 0.33 मंथ्स। क्या पता आईसीआई की कब फिर जाए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ है यहाँ पर ये क्यों हुआ है कोई लॉजिक नहीं बनता ऐसा। ये सीधा लिख रहा है क्या? 66,760 डिवाइडेड बाय 109,340, ये हाँ ओके। ये क्या कर रहा है? मंथ में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, जबकि टेक्निकली मंथ में मल्टीप्लाई करना चाहिए। पर ये ऐसा बोल रहा है 4 लिखो 0.61, जो भी आपका ये कैलकुलेशन पर जो फिगर आया, इसका जो आंसर आया, इसका आंसर हमारा क्या आया था? इसका आंसर आया था 0.61, ठीक है। तो सीधा 4.61 ईयर्स लिख दो, काम खत्म। ऐसा क्यों बोल रहा है सर? ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये मंथ्स में कन्वर्जन नहीं कर रहा है। मंथ्स में कन्वर्जन करता तो 0.61 क्या होगा? 0.61 आपका 7 मंथ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो सीधा पॉइंट में लिख के ख़त्म करो, ठीक है। ओके सर, आ रहा है समझ में, 1 नंबर। अब यहाँ पर 548 तक पहुँच गए, लेकिन हमें कहाँ तक पहुँचना है? हमें तो सर 5,80,000 तक पहुँचना है, ठीक है। ओके, तो 5,80,000 तक पहुँचना है तो क्या करोगे? 580 माइनस क्या करोगे? ये वाला फिगर 548,440, आपका आंसर आया 31,560। और यहाँ पर टोटल कितना आया? डिवाइड में क्या करोगे? 49,700। ओके सर, तो आपका क्या आंसर आ जाता है? 64 आंसर आ जाता है। तो DPP इज इक्वल्स टू, ये मशीन बी का है, ये मशीन ए का था, तो ये कितना आ जाएगा? 4.63 या 635 लिख दो, 4 लिख दो, जो भी, ठीक है। आपका आंसर आ गया। हाँ सर, आंसर आ गया 1 नंबर। दोनों क्वेश्चन हुए, समझ में आया? अच्छा लगा? समझ में आया? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हो जाएंगे, बन जाएंगे। आपको बस अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर फोकस करोगे अपना, आराम से क्वेश्चन बनेगा। अभी ये थोड़ा सा बड़ा है तो आपका अभी ये जाने वाला है ना, कैंसिल होने वाला है, तो अभी ये छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं 53, फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपका ये जाने वाला है ना जूम, ठीक है। ओके, तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। देखो ये क्या लिखा है, ABC लिमिटेड लिख सकते थे, पर लेकिन इनकी बदमाशी देखो, ABC लिमिटेड है ना, इस प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन मशीनरी, मशीनरी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इनको एक चॉइस करनी है, 2 आइडेंटिकल मशीन, मतलब 2 सिंपल, जैसे आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट, मतलब सेम आउटपुट, सेम एफिशिएंसी, सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एक्स एंड वाई, ठीक है। क्या बोला इसने? बोथ मशीन्स डू द सेम जॉब, फर्दर डिटेल्स क्या गिवन है वो देख लेते हैं।
परचेज कॉस्ट दोनों, एक की 15 लाख है, एक की 10 लाख है, मतलब ब्रांड का फ़र्क है। एक फ़ोन आ रहा है 8 GB रैम और 100 कितना 112 होता है ना, 112 GB स्टोरेज, लेकिन एक फ़ोन आ रहा है 12 GB रैम और 256 स्टोरेज, 256 स्टोरेज। तो सर ये वाला फ़ोन 8 128 है, ये वाला फ़ोन 12 256 है, कौन सा चूज़ करना चाहिए? 8256 वाला। हाँ, ये क्योंकि ब्रांड का फ़र्क पड़ जाता है, तो अपन ब्रांड का पैसा ना देके हम अच्छी चीज़, क्वालिटी चीज़ लें। तो इसमें क्या हो रहा है, ये पड़ रहा है हमारा, 1 मिनट, हाँ ये पड़ रहा है हमको कितने में, 15 लाख में, और ये 10 लाख में मशीन वाई, ठीक है। ईयर लाइफ इसकी 3 ईयर्स है, इसकी 2 ईयर्स है, ओके। मतलब लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर अपने को मशीन वाई लेना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है सर, फिर ये बोल रहा है हमारा कि रिमेनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट पर ईयर जो है 4 लाख ऊपर से लगेगा, यहाँ पर 6 लाख लगेगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 9%, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड, क्या बोला है, विच मशीन द कंपनी शुड बाय, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है क्या, 9 @ 9% गिवन है। ईयर 1 में 0.917, 0.842, 0.772, ये कैसे होता है, कैलकुलेटर पर करो मेरे साथ, 1 लिखो, डिवाइड करो 1.09, तो आपका पहले का आंसर आ जाएगा 0.97, दूसरे का आंसर आ जाएगा 0.842, तीसरे का आंसर आ जाएगा 0.772। हाँ सर समझ में आ गया, 1 नंबर, अच्छा पढ़ाते हो आप तो, क्या बात कर रहे हो, ठीक है ना। अब अपने को इवेल्युएट करना है, जिसमें फ़ायदा हो वो वाला, जिसमें कम कॉस्ट हो वो वाला हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो पहले वाला देखो, पहले वाले की परचेज कॉस्ट लिख दो पहले, 15 और 10, ठीक है सर। अब देखो इसकी लाइफ लिख दी 3 और 2, और इसका 4 और 6 रनिंग कॉस्ट पर एनम, ये सारा क्वेश्चन यहाँ से टाप लिया, है ना। अपने कुछ दिमाग लगाया सर, नहीं लगाया, बिल्कुल यहाँ से छाप लिया पूरा, ठीक है। ये यहाँ से छापा, अपना आधा आंसर बन गया, वाह यार 1 नंबर। अब मुझे बताओ, ये 0.9 पे ये 3 ईयर्स की है, तो इसमें 3 ईयर तक का एन्युटी फैक्टर हम लगाएंगे। ये 2 ईयर्स की है, तो इसमें 2 ईयर तक का एन्युटी फैक्टर लगाएंगे, तब तो हमें कॉस्ट पता चलेगा। कॉस्ट मतलब ये वाली कॉस्ट, कौन सी, ये वाली, ठीक है। ओके सर, तो आप हमें बताओ यहाँ पर इन तीनों का टोटल करो, ऐड करो इन तीनों को, 0.917 प्लस 0.842 प्लस 0.772 कितना आ रहा है, 2.531। 2.531 आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पर है ना, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आ रहा है, 4 लाख इंटू 2.531 करो, 10,12,200। ठीक है। मतलब ये आपका रनिंग कॉस्ट हो गया, है ना। तो आपकी 15 लाख तो परचेज की कॉस्ट है, और 10,12,000 रनिंग की कॉस्ट है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई सर, टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 25,12,400। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर अब 6 लाख में 2 ईयर्स का ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों सर, क्योंकि इसकी लाइफ 2 ईयर्स की है। तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों ईयर का मल्टीप्लाई करो, किन दोनों, इन दोनों का, ये वाला हटा दो, ठीक है। तो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई क्या, प्लस करना है, सॉरी मल्टीप्लाई बोला मैं, 0.917 प्लस 0.842 कितना आ रहा है टोटल, 1.759, ओके। अब ये यहाँ पर 1.759 ये लिखा, इसका और इसका आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सर। मल्टीप्लाई ये जैसे ही किया, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा आपका 10,55,400। सर ये आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 2 साल में अपन ने क्या किया है, ईयर 1 के एंड पे क्या कॉस्ट होगा, ईयर 2 के एंड पे क्या कॉस्ट होगा, ठीक है। दोनों का टोटल किया तो हमारा आया कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट आया 10,55,000, हमारा परचेज कॉस्ट था 10 लाख, और ये कॉस्ट हुआ 10,55,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 20,55,000 ये वाली, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, एक की कॉस्ट आ रही है आपकी 25 लाख, एक की कॉस्ट आ रही है 20 लाख, सर कौन सी मशीन चूज करें, फिर कंफ्यूजन हो गया है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है क्या, इक्विवेलेंट कैश फ्लो। एक हमने पढ़ा था इलस्ट्रेशन में भी, एक क्वेश्चन ऐसा किया था क्या, एक कॉमन लाइफ मेथड थी रिप्लेसमेंट चेन मेथड, और दूसरा क्या था, इक्विलाइज्ड एनुअल कैश फ्लो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको सर ये वाला जो भी फिगर है इसको इससे डिवाइड कर देना है, 2.531 से। यहाँ पर इसको किससे डिवाइड करना है, 1.759 से। सर ऐसा डिवीजन क्यों कर रहे हो मुझे बताओ। सर ऐसा डिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारी जो कॉस्ट है ना, ये 1 साल में तो नहीं लगेगी, ये 3 साल में लगेगी। तो ये कैसे आ रही है मैं आपको एक बार डिराइव करके बता देता हूँ।
इसका मतलब ये है कि हर साल मुझे इतना खर्चा लगेगा, हर साल इतना खर्चा लगेगा। इसको डिराइव करके देख ले क्या एक बार, तो दिमाग में क्या टेंशन ही खत्म हो जाए। एनवलाइज्ड कॉस्ट ऐसा लिख दो, एनवलाइज्ड है ना, फिर यहाँ लिख दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है, और यहाँ क्या लिख दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब कैश बाहर जा रहा है, ठीक है। ओके सर, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर लिख दो 992651, ठीक है। यहाँ पर लिख दो 992651, मतलब 3 साल तक आपका सेम कॉस्ट जाएगा, ठीक है, 992651। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगाओ 0.9 का, तो क्या आ रहा है 0.917। दूसरा क्या आएगा बताना, 0.842। तीसरा क्या आएगा 0.772। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पर क्या आ रहा है मुझे बताते चलना। 992651 इंटू 0.917, 9,10,000, ठीक है। ओके, फिर दूसरे का 992651 इंटू 0.842, क्या आ रहा है 835812। यस यस करेक्ट। थर्ड वाले का बता दो अब। 326। इसका टोटल करोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ मुझे। 2512 एक मिनट, इसको अलग कलर से लिखूंगा मैं, ठीक है। 2512 400। ओके, अब मुझे बताओ ये वाला आंसर आ रहा है क्या सर, है ना, आ गया। तो सर ये आंसर ऐसा क्यों आया मुझे बताओ ज़रा। ये आंसर इसलिए आया क्योंकि आप जो है ये सारी जो कॉस्ट है, ये यहाँ पर 15 लाख दोगे, यहाँ पर 4 लाख दोगे हर साल, तो हमने ये टोटल कॉस्ट आ गई 25 लाख, तो उसको इक्विवलाइज कर दिया, मतलब एनुअल पे ले आए, ठीक है, इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो। तो मतलब ये पर साल अगर ये देंगे तो टोटल अपना कितना जेब से जाएगा 25 लाख, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितना जाएगा 20 लाख, पर ईयर कितना देंगे 11,68,000, मतलब 11,68,000, ठीक है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको डिसीजन पर एनम पर लेना है, राइट। तो अगर मान लो यहाँ पर 9,92,000 आ रहा है, यहाँ पर 11,68,000 आ रहा है, सेम मशीन सेम काम करेगी, तो आप बताओ कौन सी मशीन आप लोगे। मशीन है, तो यहाँ पर आंसर पढ़ लो एक बार, क्या बोला। ABC Limited should buy machine X since equivalent annual cash flow is less than that of machine Y। कोई दिक्कत इसमें, मजा आया, अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। करना पड़ेगा एक बार फिर से। हाँ कर लेना, मैं अभी आपको फिर से लिंक भेजता हूँ, ये एक्सपायर होने वाली है ना, 1 मिनट रुको। जस्ट अ मिनट, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, 50th। ओके, तब तक जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका ब्रेक है, ठीक है। ज्वाइन हो गए। ये हमारा ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा था अभी, ठीक है। मेरा तो चल, अभी आपका चल रहा है तो क्या मतलब, मेरा मतलब
चलता रहता है बीच बीच में कुछ ना कुछ, आपका अभी ऐसे ब्रेक में चलता है। वही तो। हमारा क्या ड्रिंक्स ब्रेक में सिर्फ पानी पानी है, आइस आइस नहीं है। सही बात। ओके, अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, 51, 52 एक फ्लो में चलने देंगे, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन इधर आ जाओ। आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा होले होले टुकड़ों में तोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने कुछ क्वेश्चन एक दिन किए, कुछ क्वेश्चन दूसरे दिन, कुछ क्वेश्चन दूसरे दिन, ऐसे हम इन्वेस्टमेंट के इलस्ट्रेशन कर लिए थे। बीच में एक दिन का ब्रेक हो गया था, वो ब्रेक तो मतलब अनप्लान्ड ब्रेक था, वो ऐसा प्लान्ड ब्रेक नहीं था, ठीक है। उसके अलावा आज हमारा क्या चल रहा है, हमारा अब डीवाई के चल रहे हैं, तो टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे तो आपको ईजी रहेगा एग्जाम में, ठीक है। अभी एकदम से इतना सारा ज्ञान दे देंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो अपन थोड़ा थोड़ा होले होले करके चलने देते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, हिंड लीवर लिमिटेड क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। कंसीडरिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, अच्छा न्यू प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं, एंटीसिपेट कर रहे हैं। इसमें कैश इन्वेस्टमेंट होगा 7 लाख का जीरोथ ईयर में, फिर 10 लाख का ईयर वन में, ठीक है। मतलब 7 लाख का जीरोथ ईयर में, 10 लाख का ईयर वन में, टोटल 17 लाख का कैश आउटफ्लो होने वाला है। फिर एनुअल टैक्स कैश इनफ्लो कितना होगा, अब इनफ्लो की बात है, अभी तक आउटफ्लो था, ठीक है। इनफ्लो में क्या 2.5 लैक्स आर एक्सपेक्टेड इन ईयर 2, ओके, एंड 3 lakh is expected in year 3, 350 in expected year 4, और 4 lakh each year thereafter through year 10, मतलब 5th ईयर से 10th ईयर तक कितने आएंगे, 4 लाख रुपए हर साल आते जाएंगे। ओके सर, अब क्या बोला है, ऑल्दो द प्रोडक्ट लाइन माइट बी वायबल इवन आफ्टर 1 ईयर एवरी ईयर 10, मतलब 10 साल के बाद भी प्रोडक्ट काम करेगा, पर हम इतना मान के चल रहे हैं कि 10 साल तक तो हम इससे पैसा कमाएंगे, उससे ज़्यादा ना भी कमाए तो चल जाएगा। वैसे तो काम हो सकता है कि 10 साल बाद भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बिकता रहे, इनफ्लो होता रहे, बट फिर भी हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 साल तक ही इनफ्लो होगा, ठीक है। द कंपनी प्रिफर्स कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव अप्रोच, ओके। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होता है पता है, कंजर्वेटिव अप्रोच मतलब ये होता है कि अपन जैसे पेपर दे के आते हैं, ठीक है। पेपर दे के आए, ये यहाँ 4 मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ 4 मार्क्स आ रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसको 3 ले लो, इसको 3 ले लो, जबकि आंसर पूरा सही है, सब सही किया है, पर इसको 3 क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स, क्या एग्जामिनर का मूड कैसा हो क्या पता, तो हम सेफ साइड चलने के, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, ठीक है। अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 15%, ठीक है। कंप्यूट करो एनपीवी, कर देंगे। फिर क्या बोला, एनालाइज व्हाट विल बी द केस इफ रिक्वायर्ड रिटर्न 10% होता, पहले 15% से डिस्काउंटिंग करो, फिर बोला 10% से करो, ठीक है। इंटरनल रिटर्न कैलकुलेट करके बताओ जब एनपीवी 0 होगा, और प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड बताओ। 4 चीज़ें पूछी। अभी तक अपन ने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, मज़ा आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, और ऐसे समझ में भी आता जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, पहली बात है ना। आपको फर्स्ट ईयर में कितना आउटफ्लो हो रहा है, जीरोथ ईयर में 7 लाख, फर्स्ट ईयर में 10 लाख, ठीक है। जीरोथ ईयर की डिस्काउंटिंग का रेट क्या होगा, 1, क्योंकि जीरोथ ईयर पे 1 रुपीज़ का ही होगा। फिर 0.87 हो गया। अब सेकेंड ईयर से 2.5 लाख, तो ये 2 साल की डिस्काउंटिंग, ये 3 साल की है, 4 साल की, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखना, यहाँ सीधा इसने क्या किया, 5 से 10 का एक ही लिख दिया। आप क्या कर सकते थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 4 बार 6 बार लिखते, और उसमें क्या हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर डालते जाते। पर इन लोगों ने क्या किया, सीधा ही कैलकुलेट कर दिया। कैसे, इन्होंने 1 डिवाइडेड बाय 1.15 15% है, वो किया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने सालों का आया सबका टोटल लगा के यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर ये सालों का टोटल जीटी मत कर देना, है ना। जीटी करोगे तो ये वाला फिगर निकालना, ठीक है। ओके, समझ में आ गया सर। हाँ सर, अब क्या करना है सर, बहुत इजी है क्वेश्चन। अब तो यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 870 आ गया, जो भी फिगर, ऐसे करके टोटल आपका आउटफ्लो कितना आया, आउटफ्लो आया ये वाला टोटल करके बताओ, आउटफ्लो कितना आया, आउटफ्लो 15,70,000 आया, ठीक है सर। अब इनफ्लो कितना आया, ये वाला टोटल करके बताओ, 189, फिर 197,400 प्लस 20200 प्लस 865,200, तो आंसर आता है 1451,800। तो आपका एनपीवी क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव कितना आया, 1570,
118200 ये वाला हमारा फिगर आ जाता है। ओके, ये वाला फिगर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एनपीवी नेगेटिव है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नहीं 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 3 बार बोल दो, ठीक है। ओके, अब फिर 10% से डिस्काउंट कर लो, सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। सेम कॉन्सेप्ट को 10% से डिस्काउंट किया तो एनपीवी पॉजिटिव आ गई 2,51,000, मतलब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो, प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो, ये वाला प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसमें ये वाला फिर से बताने की जरूरत है क्या, ये वाला पार्ट नो सर। है ना, आगे समझ में? यस सर। अब बता रहे एनपीवी एक बार आई 2,51,000, एक बार आई आपकी नेगेटिव इतनी, तो आप मुझे आईआरआर बता सकते हो क्या? आईआरआर में तो हम एक्सपर्ट है सर, क्या बात कर रहे हो। लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, सही में आईआरआर एक्चुअली मुझे एज अ स्टूडेंट बहुत इश्यूज आते थे आईआरआर में, पर मैंने फिर जब मतलब बाद में जब फाइनल में तो क्लियर हो गया था, इंटर में इश्यूज आते थे। फाइनल में जब एक बार कॉन्सेप्ट को समझा तो उसके बाद तो मैंने फिर फोड़ा है, तो आईआरआर में कभी डाउट नहीं रहा फिर। फॉर्मूले में ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर आपको लॉजिक पता है ना तो आप कर लोगे। तो आपको लॉजिक आता है? अरे क्या बात है, बढ़िया। फिर इनटू रेट का डिफरेंस, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। लोअर रेट कितनी है? 10%। एनपीवी एट लोअर रेट कितनी थी? 118200। नहीं नहीं नहीं, लोअर रेट की तो ये होगी ना। हाँ 251,450। हाँ 251,450। हम्म अब नीचे क्या आ जाएगा इन दोनों का टोटल? हम्म ओके, तो टोटल कर दो, इंटू अपन कर देंगे 5। 251,450। 369,650। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? 3 369,650। 650। अब इसका आंसर लाते हैं फटाफट। 251 डिवाइडेड बाय 369,650 इंटू 5 प्लस 10 कितना आता है? 13.40। अब यहाँ पर आंसर मैच कर लो, आंसर आ जाता है तो बहुत बहुत बधाई, नहीं आया तो फिर से डबल कर लेंगे यार, कहाँ जा रहे हैं, है ना। पर मैच हो गया, क्या बात है, आप जीतते हैं 7 करोड़। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है? पे बैक पीरियड। अरे पे बैक पीरियड तो बहुत ईजी है, अपने को क्या करना है सर, अपने को यहाँ पर पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया पहले ये देख लो एक बार। पे बैक पीरियड आपका 6 ईयर्स आ रहा है, ठीक है। अपन सिंपल कौन से रेट पर करें अब पे बैक पीरियड, ये बताओ मुझे। हाँ वही मेरे को भी वो कंफ्यूजन आ रहा था। हाँ आ रहा था ना। अब यहाँ बैठ के एक बार समझते हैं कौन से पे किया है इन्होंने। 7 लाख 10 लाख ये लिखा है, और 253 354 ये क्या किया है, सीधा मतलब कैलकुलेशन नहीं कर दी इन्होंने, जबकि अपने को ऐसा यहाँ पर है ना। आप पे बैक पीरियड कौन से रेट की बात ही नहीं है सर, रेट लेते ही नहीं है पे बैक पीरियड में। आपने अभी पिछली बार हमने क्वेश्चन में क्या समझा कि सर डिस्काउंटेड बोले तो डिस्काउंटेड करना है, यहाँ पर क्या बोला सिर्फ पे बैक पीरियड बताओ, तो बिना डिस्काउंट का लेना है। बिना डिस्काउंट का तो जो कैश इनफ्लो है इनका ये तो सेम ही रहेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, 250 जोड़ो यहाँ पर, 250 फिर 3 lakhs, तो यहाँ कितना आ जाएगा क्यूमुलेटिव 250, यहाँ आ जाएगा 550, क्यूमुलेटिव कर रहे हैं ना, ये अपना कैश फ्लो है और ये कौन सा है, क्यूमुलेटिव, ठीक है। ओके, ये हमारा ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में, ये कितना था 4 में 350, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 350, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 और 1 9, 9 लाख। फिर आ जाएगा 5th ईयर 4 लाख, यहाँ कितना आ जाएगा 13 लाख, और फिर 6 4 लाख, तो यहाँ कितना आ जाएगा 17 का ही आउटफ्लो था क्या? हाँ सर यही तो बोल रहा हूँ मैं, कब से आप सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात। 7 और 10 17, तो 17 मैच हो गया। हाँ सर, मतलब पे बैक पीरियड कितना हुआ 6 years। ठीक है। क्या डिजाइन करी यार, एकदम आर्टिस्ट, ठीक है। है ना। ये अपना 50 भी खत्म, बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है, सब अच्छा चल रहा है, हाँ है ना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए सर बस एग्जाम में। हाँ ऐसे आने चाहिए, मैं भी यही प्रे करता हूँ भगवान जी से कि भगवान ऐसे क्वेश्चन दो बिल्कुल इजी इजी, और बच्चे पास होके मेरे को रिजल्ट के फोटो भेजे, बहुत सारे कमेंट तो होते नहीं बच्चों से, पर पास होके फोटो भेजे, ठीक है। है ना। पिछले अभी आप देखोगे, यहाँ पर आप देखना, यहाँ जैसे मैं आपको बताऊँ, ये देखना इस पर व्यूज़ कितने हैं
ये अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला अभी कल ही डाला है, तो इस पे 13 है, ठीक है। ये ऑफ टाइम पर भी डाला था, 12 बजे डाला था मैंने। उसके अलावा ये देखो 36 व्यूज़ है, 43 व्यूज़ है, लेकिन कमेंट एक पर भी नहीं है। और ये व्यूज़ मेरे नहीं है ना, क्योंकि मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैंने पहले एक चैनल चला के देख लिया था। तो ये व्यूज़ स्टूडेंट्स, जेन्युइन स्टूडेंट्स ही देख रहे हैं। पर एक बच्चे को भी कमेंट करने का, हाँ कमेंट कैसे कर दें, नहीं करेंगे है ना तो कमेंट नहीं होगा लाइक इवन कर भी देंगे कोई ना कोई। ये 43 जो हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, बच्चे ही देख रहे होंगे ना। हाँ। और जब जैसे मान लो पिछली बार क्या हुआ था कि मुझसे मतलब मैं प्रैक्टिस बेस में आपको पढ़ाने लग गया था ना, तो वहाँ पर लाइव सेक्शन में अपलोड हो रहा था। जैसे यहाँ पर अपन ने जब स्टार्ट किया था नया नया, है ना, प्रैक्टिस बैच, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। ये लाइव, तो यहाँ पर ये 3-4 लेक्चर दिख रहे थे, तो बच्चों को ये तो नहीं दिखे। बच्चे सीधा मुझे मैसेज कर रहे हैं या फिर यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, सर 0 to 50 सीरीज कंटिन्यू कर नहीं कर रहे हो। एक बच्चे का तो कमेंट आया, सर अक्टूबर में सीरीज कंप्लीट होगी क्या सेवेज एकदम तगड़ा। कोई सा तो था, मुझे याद नहीं है, मैं आपको पहले दिखेगा तो फोटो भेजता हूँ, है ना। एक कमेंट आया था एक वीडियो पे कि सर ऐसे तो अक्टूबर में ख़त्म होगी, तो ऐसा नहीं है। आज 14 अगस्त है और 15-16 तक हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और 4 दिन में वर्किंग कैपिटल भी हो जाएगा। तो बहुत ऐसे उतना नहीं है सीन। पर बच्चों को ऐसा, जब कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं करो तब बोलने आ जाएंगे कि सर क्या कर रहे हो, आपने तो बोला था कि आप कंटिन्यू करोगे, आप तो पूरा फ्री में पढ़ाओगे, आप कहाँ पढ़ा रहे हो, अब कहाँ गए। और यहीं पर जैसे कंटिन्यू अगर कर रहे हैं, तब यूँ नहीं कि 4 बच्चे 5 बच्चे रोज कमेंट कर दे कि हाँ सर बढ़िया पढ़ा रहे हो, अच्छा लग रहा है, कोई डाउट ही पूछ ले, वो नहीं करेंगे, है ना। ये मेरा पर्सनल रेंट हो गया ठीक है, ओके। अब ड्रिंक्स ब्रेक। मुझे कल ही आइडिया आया कि इसको है ना ड्रिंक्स ब्रेक बोलना चाहिए। मेरा तो सब लंच ब्रेकफास्ट यहीं पे हो जाता है बैठे बैठे अच्छा ऐसा। हाँ मतलब ऐसा होता है, जब भी क्लास रहती है तब कुछ ना कुछ होता ही है काम। वो तो रहता ही है, घर पे रहते हो तो यही कहानी है। हाँ। चलो बढ़िया चल रहा है, अपनी पढ़ाई हो रही है ना, बस वो ज़रूरी है। सब काम चलते रहना चाहिए बीच में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51। देखो मेरा गला बैठ गया है, कल एक 3-4 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया ना, तो उसके चक्कर में पूरा गला बैठ गया है, वो दिक्कत आ गई थी, ठीक है। ओके, वो जो मैंने आपको बताया था, पढ़ाते हो ना रेगुलरली, तो अचानक से फिर कैसे गला बैठ गया। नहीं रेगुलरली हाँ आदत में है, पर वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी डाल दी उस लेक्चर में किसी को डेमो लेक्चर देना था, अब बोलना मत यहाँ पर डेमो लेक्चर देना था, ओके। तो इसलिए वो सब्जेक्ट भी अलग था, तो उसका डेमो बनाना था, तो इस चक्कर में मैं सोचा एकदम जान डाल देंगे पूरी जान के गला डल गया वहाँ ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 51, एलिट कुकर, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। आपको दिख रहा है ना प्रॉपर, क्योंकि स्क्रीन पे मैं, मेरा टारगेट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन दिखे, मैं कम दिखूँ चल जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, एलिट कुकर कंपनी क्या बोल रही है, देखो यहाँ पर सब ज्ञान की बातें करेगी, काम की बातें यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखी। अब ज्ञान की बातें सुन लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। इवेल्युएटिंग 3 इन्वेस्टमेंट सिचुएशन, क्या एक न्यू लाइन ऑफ एल्यूमिनियम बनाए, या फिर क्या करे एग्जिस्टिंग कुकर लाइन को एक्सपांड करे नई साइजेस में, फिर क्या डेवलप अ न्यू हायर क्वालिटी लाइन ऑफ कुकर, मतलब कुकर की कंपनी है, अलग अलग प्रोडक्ट का सोच रही है, या तो इसी ब्रांड में मतलब इसी कुकर में साइजेस वगैरह की वैरायटी दे दे, या फिर नया कुकर ही बना दे। इस टाइप के 3 ऑप्शन उनके पास है। इफ ओनली वन प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन इज अंडरटेकन द एक्सपेक्टेड पीवी एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है एक सिचुएशन में 2 लाख, इसमें 1,15,000, इसमें 2,70,000। फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू ही दे दिया, बात ही खत्म, प्रेजेंट वैल्यू ही दे दिया, क्या 290, 185, 4 लाख। ओके, अब क्या बोला सर, क्या बोला क्वेश्चन ने, इफ प्रोजेक्ट्स 1 एंड 2 आर जॉइंटली अंडरटेकन, मतलब यहाँ तो 1 एंड 2 साथ में ले तो क्या होगा, तो सर देर विल बी नो इकोनॉमीज, मतलब कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा जी, कोई फायदा नहीं होगा, मतलब 1 एंड 2 तो कैंसल ही दिख रहा है। ओके, लेकिन द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन प्रेजेंट वैल्यू विल सिंपली बी द सम ऑफ पार्ट्स, मतलब ये तो हो गया कि कोई फायदा नहीं होगा, मतलब 1 एंड 2 साथ में लिया ना, तो 2 लाख इसमें लग रहा है, 1,15,000 इसमें लग रहा है, टोटल 315 लगा दो, और इधर 290 और 185 को प्लस कर दो। ठीक है, ये तो हमको नहीं जम रहा सर, कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि दोनों साथ में करो या अलग अलग करो, फ़ायदा क्या है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है अलग से। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ फ़ायदा आगे आएगा सर, अगर माहौल बना रहे हैं तो आगे फ़ायदा तो आएगा, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है।
विद प्रोजेक्ट 1 एंड 3, अगर 1 एंड 3 सेलेक्ट करें तो क्या होगा, ये मुझे डिलीट करना है तो बहुत अच्छे से समझाएंगे अपन। 1 एंड 3 अगर सिलेक्ट करें तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब ओवरऑल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है तो अपना फायदा बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो बिकॉज वन ऑफ द मशीन एक्वायर्ड कैन बी यूज्ड इन बोथ प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब एक मशीन का दोनों प्रोडक्शन हो सकता है, मतलब दोनों गुड्स बन सकते हैं तो दो प्रोडक्ट बिकेंगे एक साथ, आइडल टाइम नहीं होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है प्रोजेक्ट 1 और 3 में वो 440 ही लगेगा। अभी इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है 1 और 3 में, बताओ जरा टोटल। 470। अब क्या बोल रहा है, सिर्फ 440 ही लगेगा, मतलब 30,000 का आपको कॉस्ट में फायदा हो जाएगा। दिस ऑप्शन लुक्स टेम्पटिंग, ठीक है, ओके। फिर ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 अपना हो गया साइड में। प्रोजेक्ट 2 एंड 3 अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा साथ में, देयर आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू बी अचीव्ड इन मार्केटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट बट नॉट इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट तो वो का वही रहेगा लेकिन इनफ्लो बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कितना होगा, 6,20,000। आप मुझे बताओ सेकेंड और थर्ड का टोटल कितना हो रहा है, 5,85,000। लेकिन ये बोल रहा है कि 6,20,000 कमा के दूंगा मैं। आप विश्वास तो करो मुझ पे, 6,20,000 रुपए कमा के दूंगा मैं, ठीक है, ओके। फिर क्या बोल रहा है, अगर तीनों प्रोजेक्ट ले लिए एक साथ, तीनों प्रोजेक्ट ले लिए तो क्या हो जाएगा, कोई इकोनॉमी मतलब ज़्यादा ऐसे जो 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है, 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है वो रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोला, हाउ एवर a 1,25,000 extension on the plant will be necessary as space is not available for all three projects, मतलब अगर तीनों प्रोजेक्ट एक साथ दिए तो 1,25,000 का एक और प्लांट का रेंट देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 1,25,000 और खर्चा हो जाएगा। कैलकुलेट करो एनपीवी, ठीक है, एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। आया कहानी समझ में आ गई पहले, हाँ। ठीक है। अब बताओ, पहले लिख दो इन्वेस्टमेंट, फिर लिख दो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो और एनपीवी निकाल दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, पीवी इधर लिख देते, इन्वेस्टमेंट इधर लिख देते, क्योंकि इससे ये माइनस हो जाता, अभी इससे ये माइनस होगा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सर हम तो सी एंड स्टूडेंट हैं, हम स्मार्ट लोग हैं, हम तो इतना भूलेंगे क्या, ठीक है, नहीं भूलोगे तो कोई बात नहीं, ओके चल जाएगा, मुझे क्या है। फर्स्ट ईयर में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2,90,000 का कैश इनफ्लो, तो एनपीवी कितने हो गई 90,000। सेकेंड ईयर में 115 का इन्वेस्टमेंट, 185 का प्रॉफिट मतलब इनफ्लो, तो एनपीवी कितनी हो गई 70। फिर 270 और 4 तो 130 की एनपीवी हो गई। ये तो सर सबको आता है, आगे का बताओ तब आए मजा, ठीक है। अब क्या करें आगे का, 1 एंड 2 में क्या, 1 एंड 2 में कोई फायदा नहीं होगा सर, तो आप टोटल इनका लिख दो, इसका और इसका टोटल करके यहाँ लिख दो, इसका और इसका टोटल करके यहाँ लिख दो, कोई फायदा नहीं हो रहा सर। अब देखना 1 एंड 3 में क्या होगा, यहाँ 440 ही लगेगा, फायदा 690 का मिलेगा, मतलब एनपीवी पहुंच गई 2,50,000, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। फिर 1 2 एंड 3 में 385 की कॉस्ट है लेकिन फायदा 620 का हो जाएगा, 585 की जगह 620 का, आपकी एनपीवी पहुंच गई 2,35,000। और यहाँ पर 1 2 और 3 अगर तीनों करा तो तीनों का कॉस्ट कितना है मुझे बताओ, ये ऐड करो तीनों का, 5,85,000। लेकिन 5,85,000 राइट, लेकिन आपको उसके अलावा 1 मिनट, हाँ यहाँ पर ये वाला वर्किंग नोट में जाएगा, पहले वर्किंग नोट पढ़ लेते हैं, है ना, ओके। वर्किंग नोट में क्या बोल रहा है, 1 एंड 3 यूज़ करोगे तो 440 लाख का खर्चा आएगा। फिर प्रोजेक्ट 2 यूज़ करोगे तो आपका 1,15,000 का खर्चा आएगा। प्लांट एक्सटेंड करोगे 1,25 का तो आपका टोटल कितना खर्चा हो जाएगा, 6,80,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। सर इतना तो समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये ऐसा बोल रहा है कि प्रोजेक्ट 2 एंड 3 से फ़ायदा कितना होगा, 6,20,000 का, हाँ सर। प्रोजेक्ट 1 से कितना होगा, 2,90,000 से, ये देखना प्रोजेक्ट अपना किसका बोल रहे थे अपन, प्रोजेक्ट 2 एंड 3, 2 एंड 3 से कितना फायदा होगा, 6,20,000। और अगर 2 एंड 3 से 6,20 का हो गया, और अगर जो प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट कौन सा 1 है, वो इंडिविजुअली भी अगर ले ले साथ में तो उससे 290 का फायदा होगा, ठीक है। मतलब 620 और 290 कितना होते हैं, 620 और 290 कितने होते हैं, 620 plus 290, हाँ 9,10,000। मतलब 9,10,000 का फायदा हो सकता है ओवरऑल, ठीक है। लेकिन सर जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ना, वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी चली जाएगी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा चल जाएगी, क्योंकि आप देखो यहाँ पर
2 एंड 3 की कॉस्ट है 385, ठीक है, और इसकी कॉस्ट है 2 लाख, है ना। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 385 प्लस 2 लाख 585, लेकिन इसमें एक 25 और जोड़ेंगे तो 710 हो रहा है। पर यहाँ पर ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि तीसरा प्रोजेक्ट नहीं ले पाएंगे। कौन सा वाला प्रोजेक्ट नहीं ले पाएंगे सर? फर्स्ट वाला, इसके हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये क्या बोल रहे हैं, 1 3 शुड बी चूजन एज दे प्रोवाइड हाईएस्ट एनपीवी। मतलब यहाँ पर आप एनपीवी देखो सब में किसकी हाईएस्ट है, वो एनपीवी वो प्रोजेक्ट हम ले लेंगे। एनपीवी देखना है, इन्वेस्टमेंट नहीं देखना है, कैश इनफ्लो नहीं देखना है। क्योंकि क्या होता है, कैश इनफ्लो ज्यादा होता है तो ये इन्वेस्टमेंट भी तो ज्यादा हो जाता है, तो ले दौड़ के बराबर बात आ जाती है। कभी भी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमेशा एनपीवी देखते ही देखते हैं, ठीक है। ओके, एनपीवी देखो किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा। 90,000 और 130,000, ए और सी। हाँ, एक मिनट, किसकी ज्यादा है? ए और सी। ए और सी, 1 और 3 बोलना चाह रहे हो ना? हाँ मतलब नहीं, पर ये सबसे ज्यादा है ना। अब ये देखो ना, क्या बोलते हैं ये वाला। अच्छा ओके, इस ओके सारे ऑप्शंस देखने थे आपको, सारे ऑप्शंस, अच्छा अच्छा। ठीक है। सारे में बताओ किसकी ज्यादा है। 250। 250, मतलब ये 1 एंड 3 की ज्यादा है। हम्म यहाँ पर 1 2 एंड 3 तीनों का ऑप्शन भी लगा लिया ना, तो भी 2,30,000 का ही फायदा हो रहा है। हम्म, इससे तो बेटर इवन अपना कौन सा था, 2 एंड 3 ये वाला। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2,50,000 हमारी एनपीवी सबसे हाईएस्ट इसकी है, 2,50,000 1 एंड 3 की, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ क्वेश्चन में, हाँ यार है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आई वॉन्ट लाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर आपको लॉजिक समझ में आया क्या हुआ पूरा सिनेरियो, हाँ है ना। ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, एक चीज बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर 1 एंड 3 प्लस 2 अलग से ये बता रहा है ना। एक एक चीज समझना। यहाँ पर जैसे अपने को प्रोजेक्ट 1 2 एंड 3 तीनों लेते, तो तीनों का अपन देखो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो दो चीजें मैटर करती है हमारी, क्या, इन्वेस्टमेंट। तो पहले इन्वेस्टमेंट समझते हैं सर, इन्वेस्टमेंट समझते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट सर 1 एंड 3 आप लोगे, है ना। टोटल कितना चाहिए अपने को, चाहिए 1 2 3 तीनों, है ना। तो इसमें से 1 और 3 अगर लेते हो तो यहाँ पर 440 में ही पड़ रहा है, जबकि उसकी कॉस्ट क्या थी, कितनी थी कॉस्ट बताओ मुझे। 270 और 2 लाख 4,70,000। 470, लेकिन हमको क्या बोला था कि 440 में ही पड़ जाएगा, हम्म है ना। तो आप यहाँ लिख दो इन्वेस्टमेंट किसका, 1 एंड 3 का 4,40,000। बचा कौन सा, बचा सेकंड। सेकंड की कॉस्ट कितनी है, सेकंड की कॉस्ट है कितनी बताओ मुझे एक बार देखो। सेकंड की कॉस्ट हाँ, ये रही 1,15,000। 1,15,000। ओके, कहाँ गया, घूम गया, 1,15,000। अब मुझे बताओ 1 2 3 तीनों प्रोजेक्ट लोगे तो सिर्फ यही कॉस्ट आएगी कि कुछ एडिशनल कॉस्ट भी आएगी? एडिशनल नहीं आएगी। एडिशनल आएगी ना, प्लांट की कॉस्ट देखना है यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ एवर इफ 1,25,000, रुको मैं पहले रब करके फिर पढ़ाता हूँ। पूरा एकदम चित्र दिया ना अपन ने, ठीक है। हाउ एवर क्या बोला, if a 1,25,000 extension on the plant will be necessary as space not available for all projects, ओके। तो अगर तीनों प्रोजेक्ट लोगे तो 1,25,000 का उल्टा खर्चा और आएगा, किसी प्लांट का लेट से रेंट पे लिया या फिर खरीदना पड़ा, ठीक है। तो 1,25,000 का प्लांट की कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी, इसकी कॉस्ट 1,25,000। अब इन तीनों का टोटल करो कितना आ रहा है, 680, ठीक है। मतलब 6,80,000 का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो हमने यहाँ पर लिखा है ये 6,80,000। आया समझ में? ओके। अब दूसरा बताओ, एक और चीज। अब देखना है यहाँ पर फायदा कितना होगा सर, ये बताओ, कैश इनफ्लो का। तो ये देखना यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर ये लिखा था अगर प्रोजेक्ट 2 और 3 दोनों लगे तो आपको 6,20,000 का फायदा होगा, ये देखो।
तो आपने फायदा क्या लिखोगे? इनफ्लो 2 और 3 के चक्कर में आपने 6,20,000 कमाए। हाँ सर, इतना तो समझ में आ रहा है। फर्स्ट के चक्कर में कितना कमाओगे बताओ जरा? 290 290 290 ओके, तो आप टोटल कितना कमाओगे? 9,10,000। ठीक है, तो 910 आपका हो गया क्या? 910 आपका हो गया, क्या हो गया बताओ? इनफ्लो टोटल। और इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 6,80,000 रुपए का। तो आपकी एनपीवी क्या आ जाएगी? 230,000। 910 माइनस 680, 2,30,000 है ना? 2,30,000। तो आपका एनपीवी आ गई समझ में? हाँ सर, आ गई समझ में। अब ये सारे तो इजी थे, यही कंफ्यूजन आ रहा था ना? ये आ गई समझ में? हाँ सर, आ गई। क्लियर हो गया? हाँ सर। फिर भी सर ये जो है ना, ये 250 से ज़्यादा नहीं हुई, तो इसलिए हम प्रोजेक्ट 1 एंड 3 को ही एक्सेप्ट करेंगे। पर ये वर्किंग नहीं दिखाओगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? है ना? तो ये वर्किंग दिखानी जरूरी है। ऐसे भी दिखा सकते हो और आप ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों सेम ही है। इसने टेबल बना दी और मैंने आड़ा टेढ़ा लिख दिया। ठीक है, तो आपको फोटो लगी है तो इसका ले लो। हाँ, एक बार ले लो, सो दैट कभी अगर डाउट आता है तो आपको हेल्प हो जाएगी इससे। ठीक है, ओके, ये इतने हमारे क्वेश्चन हो गए। अब 52 वाला कर लेते हैं, है ना? ओके, हमारा अभी टाइम चल रहा है ना, इसका तो कोई इशू नहीं है अभी। 1 मिनट, 38 प्लस 66। ठीक है, अभी 10 मिनट का टाइमर का आने वाला है 2 मिनट में। इस चीज पूछनी है मुझको। पूछो पूछो। अभी ना मतलब मैसेज आया कि एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। हाँ, तो मैंने फोन में किया अपना, तो उसमें लिख के आया है एडमिट कार्ड इज नॉट विजिबल फॉर यू। ऐसा क्यों? पता नहीं, तो टेंशन हो रही है इसलिए बहुत ज्यादा। चलो रुको, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, है ना?